17वीं शताब्दी के मध्य का समय, यानी कि वो दौर जब भारत में मुगल साम्राज्य लगातार आपसी कलह, छीना झपटी और शासन के लिए लड़ाई झगड़ों की वजह से बिखर गया था। शाहजहां के बीमार होने के बाद औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारकर खुद को बादशाह घोषित कर दिया था। मुगल साम्राज्य पहले की तुलना में कमजोर जरूर हो गया था, लेकिन औरंगजेब फिर भी पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने का ख्वाब देख रहा था। दिल्ली और आगरा के बाद औरंगजेब चाहता था कि मुगल साम्राज्य दक्षिणी भारत में भी अपना विस्तार स्थापित करे, और यहाँ उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज थे। शिवाजी की कहानी और औरंगजेब के साथ इनके संघर्ष के बारे में कमोबेश हम सभी जानते हैं। शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे संभाजी महाराज का जन्म 14 मई साल 1657 के दिन पुरंदर में हुआ था और इनकी मां का नाम साईबाई था। संभाजी महाराज के जन्म के समय मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी और संभाजी के जन्म से ठीक 1 साल बाद उत्तराधिकार की लड़ाई जीतकर औरंगजेब नया मुगल सम्राट बन गया था और यहाँ से मराठा और मुगल संघर्ष के एक नए सिलसिले की शुरुआत हुई थी, जिसमें मराठाओं का नेतृत्व 12 सालों तक शिवाजी महाराज ने किया था। संभाजी महाराज की उम्र जब 2 वर्ष की थी तो उनकी माँ का निधन हो गया और इसके बाद संभाजी की पूरी देखभाल का दायित्व शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई के हाथों में आ गया था। जीजाबाई ने संभाजी महाराज को एक योद्धा के तौर पर बेहतर बनाने का काम किया ही था। इसके अलावा उन्होंने संभाजी महाराज को अलग अलग भाषाएं भी सिखाई थी। कहा जाता है कि जब संभाजी राजे की आयु 13 वर्ष थी तब इन्हें मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और पुर्तगाली जैसी 13 भाषाओं का ज्ञान हो गया था। संभाजी महाराज की शिक्षा के लिए केशव पंडित को नियुक्त किया गया था, जिन्होंने संभाजी को संस्कृत, साहित्य, संगीत और विज्ञान से भी परिचित करवाया था। आगे चल करके हम देखते हैं कि संभाजी महाराज ने अलग अलग विषयों में साहित्य लेखन का काम भी किया था, जिसमें से किताब का नाम बुद्ध भूषण था, जो मराठी और संस्कृत में लिखी गई थी। इसके अलावा नायिका भेद और नक्शेखा का लेखन भी संभाजी महाराज ने किया था। संभाजी महाराज जब 8 वर्ष के थे तब उनके पिता और महाराजा जयसिंह के बीच ऐतिहासिक पुरंदर की संधि साल 1665 में हुई थी। 8 साल की उम्र में संभाजी महाराज ये सभी उठापटक देख रहे थे। स्वतंत्रता और स्वाभिमान को लेकर के उनके मन में जो प्यार हमेशा रहा, उसमें ये घटनाएं, उनके आसपास की गतिविधियां और अपने देश के हालात, ये सब कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। पुरंदर संधि के कारण शिवाजी महाराज को अपने कई बड़े दुर्ग, अपनी धन दौलत का एक बड़ा भाग और बहुत कुछ मुगल साम्राज्य को सौंपना पड़ा और साथ में इस बात को भी स्वीकार करना पड़ा कि संभाजी महाराज 5000 मनसबदार के तौर पर मुगल दरबार में रहेंगे। अगले साल यानी कि 1666 में शिवाजी महाराज संभाजी महाराज को लेकर घोड़े पर 1300 किलोमीटर की यात्रा करके औरंगजेब से आगरा मिलने पहुंचे थे और वहां पहुंचने के बाद औरंगजेब ने दोनों को कैद खाने में डाल दिया था। यहाँ एक 9 साल के लड़के ने अपने पिता के साथ मिलकर सैकड़ों मुगल सैनिकों को चकमा देकर कैद खाने से निकालने की योजना बनाई और उस योजना को पूरी तरह से अंजाम देकर औरंगजेब के चंगुल से आजाद हो गए थे। ये संभाजी महाराज की चतुराई और सामर्थ्य का पहला प्रमाण था, जिससे तय हो गया था कि शिवाजी की तरह उनके बेटे के लिए भी आजादी और स्वराज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसके लिए मुगलों से लोहा लेने में शिवाजी के बेटे को कोई परहेज नहीं है। संभाजी महाराज का विवाह यशोबाई से हुआ था, जिससे संभाजी को 2 संतानें हुई, जिनमें से एक उनके बेटे साहू जी को संभाजी के बाद छत्रपति बनाया गया था। 5 अप्रैल साल 1680 के दिन जब शिवाजी महाराज का निधन हुआ तब संभाजी महाराज कुछ कारणों के चलते पन्हाला के किले में नजरबंद थे और ऐसे में संभाजी महाराज की सौतेली मां सियोराबाई ने कुछ मंत्रियों वगैरह के साथ मिलकर यह योजना बनाई कि संभाजी महाराज को उत्तराधिकार से दूर रखा जाएगा और उनकी जगह 10 साल के राजा राम को छत्रपति बनाया जाएगा। ये जो कुछ भी हुआ उससे शिवाजी और संभाजी के कुछ भरोसेमंद साथी खुश नहीं थे और उनके जरिए जब ये सूचना संभाजी को मिली तो उन्होंने पहले पन्हाला के किले पर अधिकार किया और उसके बाद रायगढ़ की तरफ चल दिए, जो मराठों की राजधानी थी। यहाँ कोई बड़े विद्रोह का सामना संभाजी को नहीं करना पड़ा और 20 जुलाई 1680 के दिन संभाजी महाराज अपने सिंहासन पर बैठ गए। छत्रपति बनने के बाद संभाजी राजे ने भी अपने पिता के अभियान को जारी रखा और अगले 9 सालों में 120 युद्ध लड़े, जिनमें से ज्यादातर युद्ध मुगल सेना के विरुद्ध थे और उनमें से एक भी युद्ध में संभाजी महाराज को हार का सामना नहीं करना पड़ा था। ये बात संभाजी महाराज के युद्ध कौशल, उनके पराक्रम, रणनीति और युद्ध कौशल को साबित करती है। भारत के इतिहास में 100 से ज्यादा युद्ध लड़ने के बाद भी अजय रहने वाले योद्धाओं की संख्या बहुत कम है और संभाजी महाराज शायद मुगल साम्राज्य के विरुद्ध इतने युद्धों में अजय रहने वाले एकमात्र योद्धा थे। संभाजी महाराज ने मुगलों के अलावा पुर्तगाली सेना को भी हराया था और जब उन्हें यह सूचना मिली कि पुर्तगाली मुगलों के साथ हाथ मिला रहे हैं तो उन्होंने अचानक हमला करके पुर्तगाली शासक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। कहा जाता है कि संभाजी महाराज ने आधुनिक हथियार और गन पाउडर के लिए अंग्रेजों से साल 1684 में संधि की थी और अपनी सेना को मजबूत करने का काम किया था। मैसूर और आसपास के क्षेत्र पर भी संभाजी महाराज का प्रभाव रहा था। छत्रपति बनने के बाद संभाजी महाराज का पहला महत्वपूर्ण अभियान बुरहानपुर किले पर
अधिकार करना था, जहाँ पर मुगल सैनिक जजिया कर की रकम और अपना पूरा धन दौलत संभाल करके रखते थे। इस किले पर संभाजी महाराज ने हमला किया और पूरा धन दौलत लूटने के बाद आसपास के क्षेत्र को आग के हवाले करके निकल गए। साल 1687 में वाई के युद्ध में संभाजी महाराज ने हम्बीराव मोहिते के साथ मिलकर मुगल सेना को बुरी तरह से हराया था और इस हार के बाद औरंगजेब ने लगभग यह स्वीकार कर लिया था कि आमने सामने की लड़ाई में संभाजी महाराज को हराना उसके बूते की बात नहीं है। औरंगजेब हर हाल में किसी भी तरह संभाजी को जिंदा या मुर्दा देखना चाहता था और यहाँ औरंगजेब को संभाजी के साले गड़ोजी सिरके का साथ मिला, जिसने औरंगजेब को संभाजी से जुड़ी हर पल की खबर पहुंचाई और आखिरकार अपने लोगों के धोखे की वजह से संभाजी महाराज को कैद कर लिया गया। आगे क्या हुआ इससे पहले आपको ये बता देते हैं कि औरंगजेब और संभाजी महाराज के बीच लगभग 10 सालों तक संघर्ष का दौर चलता रहा था। संभाजी महाराज उस समय औरंगजेब के विरुद्ध सबसे ताकतवर योद्धा थे और ऐसा माना जाता है कि संभाजी महाराज ने 10 सालों तक औरंगजेब को फंसाए रखा। इसलिए उत्तरी भारत में कुछ राजाओं को फिर से मुगल साम्राज्य के विरुद्ध खड़ा होने का मौका मिल गया और बहुत से राजाओं ने मुगल अधीनता को अस्वीकार करके अपने क्षेत्रों पर खुद का शासन स्थापित कर लिया था। संभाजी महाराज का कद औरंगजेब के खिलाफ इतना बड़ा हो गया था कि जब औरंगजेब के अपने बेटे अकबर ने शासन पर अधिकार करने की योजना बनाई तो अकबर संभाजी महाराज के पास गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर औरंगजेब के विरुद्ध लड़ाई में कोई उसकी मदद कर सकता है तो सिर्फ संभाजी महाराज ही हैं। हालांकि संभाजी महाराज ने अकबर को अपने यहाँ शरण दी और संभाजी की सहायता से ही अकबर पर्सिया जाने में सफल हो पाया था। खैर ये कहानी बहुत लंबी है, लेकिन इससे इतना तो समझ में आता है कि संभाजी महाराज की ताकत को उसके सबसे बड़े विरोधी का परिवार भी समझता था और पूरे भारत में संभाजी से बड़ा विरोधी मुगल सम्राट के सामने कोई नहीं था। फरवरी 1689 में अपने साले गड़ोजी शिरके की वजह से मिले धोखे की वजह से संगमेश्वर स्थान पर संभाजी महाराज और उनके साथी कवि कलश को मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने बंदी बना लिया। इसके बाद संभाजी महाराज और कवि कलश को औरंगजेब के दरबार तक पहुंचने से पहले 6 किलोमीटर तक ऊंट पर उल्टा बांध करके घुमाया गया था और रास्ते में लोगों ने इन दोनों योद्धाओं के साथ जितना बुरा हो सकता था उतना बुरा सलूक किया। दोनों महान योद्धाओं को एक तमाशा बनाकर लोगों के सामने पेश किया गया, क्योंकि औरंगजेब की खुन्नस संभाजी महाराज को लेकर कितनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सिर्फ उनको मार देने से उसको सुकून नहीं मिलने वाला था। 15 फरवरी साल 1689 के दिन जब संभाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में लाए गए तो औरंगजेब अपने सिंहासन से नीचे उतरा और नीचे बैठकर इस बात के लिए अपने अल्लाह को शुक्रिया अदा किया कि आखिरकार संभाजी महाराज उसकी गिरफ्त में आ गए। इसके बाद औरंगजेब ने संभाजी महाराज और कवि कलश के साथ क्या कुछ किया इसको लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग बातें हैं, लेकिन जो भी किया उसको सहन करना किसी आम व्यक्ति के बस की बात बिल्कुल नहीं है, ये आप मान सकते हैं। ज्यादातर अकाउंट्स मानते हैं कि औरंगजेब ने दोनों मराठों के सामने कुछ शर्तें रखी थी जिन्हें मराठा योद्धाओं ने मानने से इनकार कर दिया था और उसमें से जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये शर्त भी थी कि दोनों को इस्लाम धर्म स्वीकार करना होगा। शर्त नहीं मानने की स्थिति में और औरंगजेब की बेटी के बारे में कुछ बातें बोलने की स्थिति में औरंगजेब ने 15 से 40 दिनों तक दोनों योद्धाओं को बुरी तरह से टॉर्चर किया था। औरंगजेब के सैनिकों ने दोनों के नाखून और बाल उखाड़ लिए, उंगलियां काट दी गई, जुबान को खींचकर निकाल लिया गया, यानी कि खुद को तसल्ली देने के लिए, विजेता बताने के लिए औरंगजेब जितनी हैवानियत कर सकता था उसने वो सब कुछ किया और आखिर में संभाजी महाराज और कवि कलश के शरीर को टुकड़ों में काटकर नदी में बहा दिया गया। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उनके शरीर के टुकड़ों को कुत्तों के सामने रखा गया था। इसके बाद भी जब हैवानियत शांत नहीं हुई थी तो संभाजी महाराज के सिर को पूरे मुगल साम्राज्य में घुमाया गया ताकि इसे देख करके मुगल साम्राज्य के विरुद्ध खड़े होने वाले लोग डर जाए और खास करके मराठा मुगल अधीनता स्वीकार कर लें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा हुआ ये कि अपने छत्रपति के निधन के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध अपने अभियान को और मजबूत और शक्तिशाली बना दिया। दक्षिण में संभाजी के बाद भी मराठों ने औरंगजेब को कभी सुकून से नहीं रहने दिया। 25 साल से दक्कन जीतने का ख्वाब देख रहे औरंगजेब को कभी भी इसमें सफलता हासिल नहीं हुई और न ही यहाँ फंसने के बाद वो फिर कभी अपने घर लौट पाया था। औरंगजेब जिसने पूरे भारत को जीतने का ख्वाब देखा था वो मराठों के आतंक में घुट घुट करके दक्षिण में ही रहा और वहीं मर गया। यहाँ से मुगल साम्राज्य का जो पतन शुरू हुआ उसे कोई भी मुगल शासक संभाल नहीं पाया और आखिरी में अंजाम हम सभी जानते हैं कि साल 1858 में आखिरी मुगल सम्राट के साथ किस तरह का रवैया अपनाया गया था। औरंगजेब की मौत के बाद मराठों में भी एक तरह का तख्ता पलट हुआ और छत्रपति की जगह पेशवाओं का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया था। हालांकि इस सिलसिले में भी पेशवा बाजीराव जैसे अजय योद्धाओं का नाम आता है और इस सिलसिले में जो भी शासक हुआ उन्होंने भी मराठों को नैतिक पतन से बचाए रखा और इसलिए आज भी मराठा साम्राज्य को बड़े अदब और सम्मान के साथ याद करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।